कार का दरवाज़ा खुला और एक दरमियानी उम्र की खूबसूरत सी औरत एक तकरीबन 11 साल बच्चे के साथ अगली सीट पर आ बैठी। उन दोनों की आंखों पर भी पट्टियां बंधी हुई थीं। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दिक्कत नहीं हुई कि ये आइन श्लायर की बीवी और बेटा है। लड़की ने उन दोनों को भी खामोश रहने का इशारा किया और पिस्तौल उनकी पुश्त में चुभोते हुए बोली, अगर तुम लोगों ने ज़रा भी कोई आवाज़ निकाली या जुम्बिश करने की कोशिश की तो तुम्हारे जिस्मों के सुराख गिने नहीं जा सकेंगे। चंद लम्हात के बाद कार का दरवाज़ा फिर खुला और एक और औरत अंदर दाखिल हो गई। ये खासी भारी भरकम और लंबे खद्दोखाल की औरत थी और मकामी मालूम होती थी। आंखें इंतहाई चमकदार थीं और कार के उस धुंधलके में भी उन आंखों की चमक महसूस की जा सकती थी। उम्र का कोई सही अंदाज़ा नहीं हो सकता था, लेकिन वो इंतहाई पुरकशिश थी। मैं उसकी उम्र के बारे में तायुन करने लगा और मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो 30 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। जिस्म पर मर्दाना लिबास था जिसमें उसका हुस्न और भी निखराया था। वो चंद लम्हे अपनी बादामी आंखों से मुझे घूरती रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम क्रिस्टा फ्लोमर है और मैं ग्रीन पोल की 1 हूँ। ग्रीन पोल की 1 के बारे में मैं अच्छी तरह जानता था। मैंने गर्दन खम करके उसे खुशामदीद कहा और अपने बारे में बताने लगा। वो बोली, हाँ, ये बात मेरे इल्म में आई है कि कुछ पुरस्कार लोग ग्रैंड टावर में तुम्हारी निगरानी कर रहे थे और शायद उनसे तुम्हारी कोई जिद्दोजहद भी हुई थी। हमने इस दौरान दखल देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इस बात का एहसास भी था हमें कि कहीं ये तुम ही लोगों की कोई चाल ना हो। तुमने अपने पीछे कुछ लोगों को लगाकर मुमकिन है कोई ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया हो जिससे हमें कोई नुकसान पहुंच सके। चुनांचे मैंने हिदायत दी थी कि तुम्हारा खामोशी से जायजा लिया जाता रहे और जब तुम अपनी इन तमाम हरकतों के बाद वाज़ेह तौर पर सामने आ जाओ तो फिर तुमसे राब्ता कायम किया जाए। हम सही सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं लगा सके थे, इसलिए तुमसे राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की गई। ये बताओ, फाइल अपने साथ लाए हो? मैंने कहा, जैसा कि आपको हालात का अंदाज़ा हो चुका है मिस क्रिस्टा फ्लोमर। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको मिस कहने में हक बजानिब हूँ कि नहीं? बोली, फजूल बात है, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। मैंने कहा, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मौजूदा हालात इस किस्म के हो गए थे कि मैं कोई काम इत्मीनान से नहीं कर सकता था, इसलिए फ़ाइल को मुझे एक ऐसी जगह रख देना पड़ा जहां उसे महफूज समझा जा सके। वो लोग मुझसे फ़ाइल भी मांग रहे थे और मैंने जब उसके बारे में मना किया तो उन्होंने मुझे कत्ल करने की तगोदौ शुरू कर दी। वो बोली, ठीक है, अगर फ़ाइल इस वक्त तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हमें उसे फराहम तो कर सकते हो। मैंने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, जी हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि फ़ाइल मिलने के बाद आप हम लोगों को कत्ल नहीं कर देंगे? क्रिस्टा फ्लोमर मुझे घूरते हुए बोली, ज़मानत? अगर तुम तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक फ़ाइल हमारे हवाले कर दो तो हमें किसी के खून से हाथ रंगने की ज़रूरत नहीं। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर मैंने हाथ कोट की अंदरूनी जेब में डाल दिया, लेकिन जब मेरा हाथ बाहर निकला तो उसमें फ़ाइल की बजाय खौफनाक रिवॉल्वर देखकर क्रिस्टा फ्लोमर चौंक पड़ी। उसने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरते हुए मेरी तरफ देखा और मैं हंसकर बोला, ये रिवॉल्वर भरा हुआ है, इसकी गोलियां मैं बआसानी तुम्हारी पेशानी में भर सकता हूँ। क्रिस्टा फ्लोमर चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर उसने घुर्राए हुए लहजे में कैलिस से कहा, क्यों कैलिस, यहाँ लाने से पहले तुमने इसकी तलाशी ली थी? कैलिस बुरी तरह बौखला गई, वो कोई जवाब न दे सकी। तब क्रिस्टा फ्लोमर कहने लगी, अगर तुम ऐसा कर भी दो तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर तुम मुझ पर गोली चलाने की हिमाकत करोगे तो कैलिस उन दोनों को मौत की नींद सुला देगा। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक है, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि हालात किसी भी वक्त नाखुशगवार हो सकते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम उन लोगों को नज़रअंदाज न करो जिन्होंने मुझसे फ़ाइल हासिल करने की कोशिश की है? क्या ये तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है मैडम क्रिस्टा फ्लोमर के फ़ाइल के हुसूल से पहले तुम उन लोगों पर तवज्जो दो जो मेरा रास्ता रोकने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं? क्रिस्टा फ्लोमर ने कहा, रिवॉल्वर मुझे दे दो। मैंने खुश्क लहजे में कहा, ज़रूरी नहीं है, मैं इसे इस्तेमाल करके नताइज से बेपरवाह भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि तुम फ़ाइल के हुसूल के साथ साथ उन लोगों पर भी तवज्जो दो। अगर वो हमारा रास्ता रोकने की कोशिशों में कामयाब हो गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? क्रिस्टा फ्लोमर किसी गहरी सोच में डूब गई, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा कहना किसी हद तक दुरुस्त है, मैं इस सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम मुरतब करूंगी। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम उस वक्त तक मेरे मेहमान रहो जब तक कि हम फ़ाइल पूरी एहतियात के साथ अपनी तहवील में न ले लें? ये दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे और इस दौरान तुम्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। मैंने कहा, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सूरत हाल का तकाजा यही है कि तुम पूरी तरह मोहतात रहो। क्रिस्टा फ्लोमर ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा। और उसके बाद एक बार फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। आइन श्लायर की बीवी और बच्चा बिल्कुल खामोश थे।
उन्होंने एक दफा भी पलट कर देखने की कोशिश नहीं की। क्रिस्टा फ्लोमर के इशारे पर हमारी वापसी का प्रोग्राम तय पा गया। वो खुद कार से उतर गई थी और थोड़ी देर के बाद कार स्टार्ट होकर वापस चल पड़ी। आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से मुझे ये अंदाजा नहीं हो सका कि वो लोग मुझे किस तरफ लिए जा रहे हैं, लेकिन अब मैं पुरसुकून था। दूसरी लड़की कैलिस हमारे साथ ही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पिस्तौल की नाल मेरी पुश्त पर चुभोते हुए कहा, अपना पिस्तौल मेरे हवाले कर दो। मैंने गुर्राए हुए लहजे में कहा, क्यों, अब क्या मुसीबत नाजिल हुई है तुम पर? बोली, तुम नहीं जानते, तुमने तो मेरी मौत का सामान ही कर दिया था। बराह करम पिस्तौल मुझे दे दो, मैं वादा करती हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और अब तो तमाम मामलात दोस्ताना माहौल में तय पा रहे हैं। अब तुम्हें क्या दिक्कत पेश आ सकती है? मैंने कहा, तुम इसके लिए इतनी परेशान क्यों हो? वो बोली, इसलिए कि मैं दोबारा इस पिस्तौल को तुम्हारे पास से बरामद होते नहीं देखना चाहती। तमाम तर जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आयद होती है। मैंने कहा, मैं इसके लिए माजरत खा हूँ, तुम अगर चाहो तो मुझे बेहोश करके मेरा पिस्तौल निकाल सकती हो। कैलिस की तरफ से कोई जवाब न मिला। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद कार एक बार फिर रुक गई और हम लोगों को नीचे उतार लिया गया। आइंशलायर की बीवी और बच्चा मेरे साथ ही थे। जिस इमारत में हमें उतारा गया था वो मजबूत लेकिन किसी कदर पुरानी सी मालूम हो रही थी। उसके एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में हमें पहुंचा दिया गया, जहां जमीन पर फर्श बिछा हुआ था। उसके अलावा और कोई चीज नहीं थी। गालिबन ये इंतजाम इसलिए किया गया था कि हम कोई गलत हरकत न कर सकें। हमें अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया गया। पिस्तौल अब भी मेरे पास ही मौजूद था। पता नहीं वो लोग ये रियायत क्यों दे रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ही पिस्तौल की मौजूदगी मेरे जहन को किसी कदर मुतमईन किए हुए थी। मेरी निगाह सहमी हुई औरत पर पड़ी जो बेहद खूबसूरत थी और जिसकी उम्र 36 साल से ज्यादा नहीं होगी। 11 साल बच्चा भी सहमा हुआ सा था। मुझे उस पर बेहद प्यार आया और मैं मुस्कुराकर उन लोगों की तरफ देखने लगा। बच्चा भी मुस्कुरा दिया। एक सहमी सहमी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई थी। मैंने बच्चे को अपने करीब बुलाया और वो अपनी माँ की तरफ देखने लगा। औरत ने इशारा कर दिया था, चुनाचे वो मेरे पास पहुंच गया। मैंने बच्चे को गोद में बिठाते हुए कहा, अब तुम लोगों को जरा भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मिसेस श्लायर, मैं आ गया हूँ और अब मैं आपको अपनी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मिसेस श्लायर ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और सिसकियां लेने लगी। बच्चा अपनी माँ की तरफ देखकर किसी कदर हिरासा हो गया था। मैं उन दोनों को तसल्लियां देता रहा। मैंने पूछा, आप लोगों को इस दौरान उन लोगों ने कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की? मिसेस श्लायर ने कहा, नहीं, इनका रवैया हमारे साथ बुरा नहीं था। मैंने बच्चे के रुखसारों को प्यार करते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? उसने कहा, डीन श्लायर। मैंने कहा, मिस्टर डीन श्लायर, आप तैयारियां कर लें, आपको अपने वतन वापस जाना है। बस यूं समझ लें कि इस काम में थोड़ा सा वक्त रह गया है। बच्चा बेख्तियार मुस्कुरा उठा। उसकी मुस्कुराहट फरिश्तों की तरह पाकीज़ा थी। मैं उन दोनों से तसल्ली आमेज अंदाज में गुफ्तगू करता रहा, लेकिन मेरे जहन में तशवीश की जो लहरें उठ रही थीं वो अब भी जूं की तूं थीं। बहरहाल अब मुझ पर ये जिम्मेदारी आयद हो गई थी कि मैं उन्हें समझा बुझाकर किसी किस्म के खौफ का शिकार न होने दूं। एक रात गुजर गई, दूसरा दिन भी गुजर गया। दूसरे दिन शाम को क्रिस्टा फ्लोमर ने मुझसे उसी इमारत में मुलाकात की। उसने कहा, सूरत हाल का जायजा पूरी तरह लिया जा चुका है मिस्टर स्नोडन, और मेरा ख्याल है कि कल दिन में हमें अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा, कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ मैडम क्रिस्टा फ्लोमर। बोली, हाँ कहो, क्या बात है? मैंने कहा, फाइल के हुसूल के बाद इन लोगों को वापस भेजने के क्या इंतजामात होंगे? क्रिस्टा फ्लोमर ने अपने पर्स को खोला और 3 टिकट निकाल कर मेरे सामने डाल दिए। बोली, कल शाम को 4:30 बजे की फ्लाइट से तुम लोगों को वापस भेजा जा सकता है, बशर्ते कि फाइल हमारे पास पहुंच जाए। मैंने उस फ्लाइट के ये टिकट हासिल कर लिए हैं। ये तुम्हारे उस खदशे के पेश निगाह भी था जिसके तहत तुमने ये बताया था कि हार्वर्ड हमारी राह पर है, और उस फाइल के हुसूल के लिए सरगर्दा भी। मैंने तीनों टिकटों को बगौर देखा। उनमें एक मिस्टर स्नोडन के लिए, दूसरा मिसेस श्लायर और तीसरा डीन श्लायर के लिए था। इन टिकटों को देखकर कम से कम ये अंदाजा जरूर होता था कि क्रिस्टा फ्लोमर फाइल के हुसूल के बाद किसी किस्म की बददियानती का इरादा नहीं रखती, या फिर मुमकिन है अपनी बात को पुरजोर बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया हो। बहरहाल मुझे इतना रिस्क तो मोल लेना ही था। फाइल का एक बार उन लोगों की तहवील में जाना जरूरी था, उसके बाद ही सूरत हाल वाज़े हो सकती थी। चुनाचे मैंने वादा कर लिया कि कल जिस वक्त भी वो लोग मुझे ले जाना चाहेंगे मैं फाइल उनके हवाले करने को तैयार हूँ। क्रिस्टा फ्लोमर ने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो उन्हें फाइल की जगह बता दूँ, उसके बाद वो अपना काम अंजाम देने के लिए तैयार होगी। लेकिन मैंने उसके लिए माजरत करते हुए कहा, दरअसल मैं नहीं चाहता कि आप इस सिलसिले में किसी किस्म के डबल क्रॉस का तसव्वुर अपने जहन में लाएं।
फाइल मैं अपने हाथ से आपके हवाले कर दूंगा ताकि उसके बाद आप ये ना कह सकें कि रास्ते में कोई गड़बड़ हो गई। क्रिस्टा फ्लोमर कुछ देर सोचती रही, फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है, कल 10 बजे इंतजार करना। मैंने गर्दन खम कर दी। ये रात भी गुजर गई। मिसेस श्लायर मेरी शराफत से बहुत ज्यादा मुतासिर थीं। बच्चा भी मुझसे बहुत ज्यादा मानूस हो गया था और मैं उन दोनों के चेहरों पर जिंदगी के आसार पैदा करने में कामयाब हो गया था। दूसरे दिन ठीक 10 बजे स्याह रंग की एक बंद गाड़ी मुझे लेकर चल पड़ी। उसमें क्रिस्टा फ्लोमर मेरे साथ थी। चंद दूसरे अफराद भी थे। टेरीमैन अलबत्ता मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी जगह कुछ और लोग थे। मैंने शहर में दाखिल होने के बाद उन्हें उस बैंक का पता बताया जिसके लॉकर में फाइल मौजूद थी। उसके साथ साथ ही मैंने ये भी कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे होटल पे कार्ड जाना पड़ेगा क्योंकि वहां से मुझे एक चीज लेना है। होटल पे कार्ड पहुंचने के बाद क्रिस्टा फ्लोमर मेरे साथ साथ चल पड़ी। मैं जरा सा परेशान था कि कहीं होटल में दाखिले में मुझे कोई दिक्कत पेश ना आए, लेकिन इस सिलसिले में मैंने एक काम किया। बाकायदा काउंटर से चाबी नहीं हासिल की, बल्कि खामोशी से राहदारी में पहुंच गया और फिर चोरों के से अंदाज में मैंने कमरे का दरवाजा खोला। क्रिस्टा फ्लोमर ने मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैंने ये कहकर उसे मुतमईन कर दिया कि मैं किसी की निगाहों में नहीं आना चाहता। दरवाजा खोलने के बाद मैंने अपनी मसहरी के पाए के खोल से लॉकर की चाबी निकाली और उसे अपनी तहवील में लेने के बाद खामोशी से बाहर निकल आया। इस काम में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, अलबत्ता कुछ लोग क्रिस्टा फ्लोमर को गहरी निगाहों से देख रहे थे। उसकी शख्सियत वाकई शानदार थी। उसकी कौमियत के बारे में भी मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सका था। कभी तो वो मकामी मालूम होती और कभी यूं लगता जैसे वो किसी दोगली नस्ल की हो। एक बार फिर हम बैंक की जानिब सफर करने लगे। थोड़ी देर के बाद मैंने बैंक के लॉकर से फाइल निकाल ली। फाइल निकाल कर हम गाड़ी में आ बैठे। क्रिस्टा फ्लोमर ने अपने आदमियों को इशारा किया। गाड़ी स्टार्ट की गई और हम वहां से चल पड़े। लेकिन उसके बाद हमें उस इमारत में वापस नहीं आना पड़ा था, बल्कि एक और ही इमारत में हम पहुंच गए जो शहर ही के दरमियान थी। क्रिस्टा फ्लोमर ने वहां मुझे उतरने के लिए कहा और फिर मेरे साथ अंदर दाखिल हो गई। इस छोटी सी इमारत के एक कमरे में मिसेस श्लायर और डीन श्लायर को देखकर मैंने सुकून की सांस ली थी। उन दोनों को वहां से शायद मुंतकिल कर दिया गया था। क्रिस्टा फ्लोमर ने कहा, वादे के मुताबिक ये दोनों तुम्हारे सुपुर्द हैं। 4:30 बजे की फ्लाइट से तुम तीनों को रवाना होना है। इससे ज्यादा तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर स्नोडन, ये टिकट तुम्हारे हवाले हैं। अलबत्ता मुझे इजाजत दो कि मैं फाइल चेक कर लूं। फिर उसने फाइल को बगौर देखा, उसका अच्छी तरह से जायजा लिया, फिर उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर बोली, शुक्रिया, फाइल बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही हमारा मुतालिबा एक फिल्म का भी था, लेकिन हमारे एक आदमी ने हमें इत्तला दी कि वो फिल्म उसके सामने जला दी गई थी। मेरे जहन में सनमैन का तस्वुर उभरा और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मिस्टर आइन श्लायर का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। सनमैन कमबख्त इन लोगों के हाथों बिक गया था, मगर मैंने अपने चेहरे से किसी तासुर का इजहार न होने दिया। क्रिस्टा फ्लोमर कहने लगी, स्नोडन, तुम्हें इस फाइल के बारे में क्या मालूमात हासिल हैं? मैंने कहा, मिस क्रिस्टा फ्लोमर, मैं दरअसल सिर्फ एक मकसद के लिए यहाँ आया था और वो मकसद था मिस्टर आइन श्लायर की बीवी और उसके बच्चे का हुसूल। इससे ज्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं थी कि मैं इस फाइल के बारे में भी मालूमात हासिल करता। वो बोली, क्या तुम्हारा ताल्लुक वहाँ की इंतजामिया से है? मैंने कहा, नहीं, मैं किराए का आदमी हूँ और इस काम के लिए मुझे अच्छा खासा मुआवजा पेश किया गया है। वो बोली, खैर, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। ये दोनों तुम्हारे हवाले हैं। ये मकान शहर के वस्त में वाक़ है, इस्तांबुल के एक भरे पूरे इलाके में। अगर तुम चाहो तो यहाँ से निकल कर कोई दूसरा बंदोबस्त कर सकते हो। ये बंदोबस्त तुम अपने तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में करोगे, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वैसे ये जगह भी तुम्हारे लिए महफूज है। मेरी तरफ से तुम्हें कोई नुकसान पहुँचने का खदशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो ये टिकट और उन लोगों को तुम्हारे हवाले न किया जाता। मेरा मतलब है कि अब तुम हमारी तरफ से तमाम खदशात जहन से निकाल दो। हम अब किसी तौर तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। मैंने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। क्रिस्टा फ्लोमर चली गई तो मिस्टर आइन श्लायर की बीवी ने मुझे देखते हुए कहा, क्या वाकई हमारा यहाँ रहना मुनासिब होगा? मैंने कहा, मेरे ख्याल में नहीं। वो बोली, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन क्या इसी फ्लाइट से हम लोग सफर करेंगे? अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? मैंने कहा, बज़ाहिर तो इसका इम्कान नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको आपके सिफारत खाने के हवाले कर सकता हूँ। वहां से आप अपनी वापसी का बंदोबस्त कर लें। मिसेस श्लायर कुछ देर तक सोचती रही और फिर उन्होंने भारी लहजे में कहा, ये इंतहाई मुनासिब होगा। तुम मुझे मेरे सिफारत खाने तक पहुंचा दो, इसी में मेरी आफियत है। मैं इसके लिए तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार होंगी। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप अभी मेरे साथ चलिए। दिल में थोड़ी सी तशवीश भी थी, लेकिन इस बात का इम्कान नहीं था कि सिफारत खाने वाले इस मामले में कोई गड़बड़ करेंगे। हाँ, मिस्टर आइन श्लायर को इस पर अगर कोई एतराज हो तो हो, लेकिन मिसेस श्लायर की यही ख्वाहिश थी।
चुनाचे मैंने उनकी इस हिदायत पर अमल किया और थोड़ी देर के बाद हम एक टैक्सी में बैठे हुए सिफारत खाने की जानिब जा रहे थे। हरचंद के क्रिस्टा फ्लोमर ने मुझे अपने ताउन का यकीन दिलाया था और ये बता दिया था कि वो लोग मेरे साथ किसी किस्म की बददियानती करने के मूड में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे मोहतात रहना था। ये भी इम्कान था कि हार्वर्ड को इस बारे में मालूम हो जाए और वो रास्ते में कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे। इस एहसास के तहत मैंने भी यही मुनासिब समझा कि मिसेस आइंशलायर को उनके मुल्क के सिफारत खाने के हवाले कर दिया जाए और इस तरह अपने फर्ज से सुबकदोश हुआ जाए। इस्तांबुल में आइंशलायर के काउंसलेट की इमारत को तलाश करने में खासी दिक्कत पेश आई थी। कई जगहों से मालूमात हासिल करने के बाद काउंसलेट की इमारत का पता चल सका और थोड़ी देर के बाद हमने टैक्सी वहां रुकवा ली। टैक्सी से उतरकर हम इमारत में दाखिल हो गए। अमला बाअखलाक था। एक जगह से हमने काउंसलर के बारे में मालूमात की तो हमें वाइस काउंसलर के दफ्तर तक पहुंचा दिया गया। वाइस काउंसलर ने पुरतपाक अंदाज में हमारा खैर मकदम किया था और फिर मिसेस श्लायर ने जब उससे अपना तारुफ करवाया तो वो मुस्तरिबाना अंदाज में खड़ा हो गया। बोला, ओ मैडम, माफ़ी चाहता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपसे इस तरह मुलाकात हो जाएगी। मिसेस श्लायर ने कहा, ये तमाम सोचने की बजाय मुझसे काम की गुफ्तगू करो। काउंसलर से मेरी मुलाकात कैसे हो सकती है? वो बोला, आपको कुछ इंतजार करना होगा, वो अनकरा गए हुए हैं, मुमकिन है रात तक वापस आ जाएं। मिसेस श्लायर ने कहा, ठीक है, मेरे लिए यहीं कहीं ऐसी रिहाइश का बंदोबस्त करो जिसमें मैं दूसरों की निगाहों से महफूज रह सकूं। कुछ मुजरिमाना ज़हनियत के अफराद मुझे और मेरे बच्चे को अगवा करके यहाँ तक ले आए थे। इन साहब ने मेरी मदद की है और मुझे यहाँ तक पहुँचाने की जहमत गवारा की है। चुनाचे इनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ तुम्हें मेरे तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त भी करना होगा। अपने तौर पर तुम जो चाहो इंतजाम कर सकते हो, लेकिन ये बात अभी आम नहीं होनी चाहिए। वाइस काउंसलर समझदार आदमी था। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं इन साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैडम, और अब आप ये भूल जाइए कि आपको कोई तकलीफ पहुंच सकती है। हम आपकी हिफाजत के मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार हैं। थोड़ी देर तक हम लोग गुफ्तगू करते रहे। वाइस काउंसलर मेरे साथ निहायत खुलूस से पेश आया था। उसने तमाम जिम्मेदारियां कबूल कर लीं तो मैंने मिसेस श्लायर से थोड़ी देर के लिए तन्हाई में बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया और वाइस काउंसलर ने उसके लिए मौका फराहम कर दिया। मैंने कहा, मैडम, क्या आप अपने तौर पर मुतमईन हैं? क्या आप समझती हैं कि अब आप बाआसानी वापस पहुंच जाएंगी? वो बोली, यकीनन, मुझे यकीन है कि ये लोग मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर लेंगे। इसके अलावा अगर मुमकिन हो सका तो मैं किसी तरह आइंशलायर से गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगी और उन्हें सूरत हाल बता दूंगी। मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए फौरी तौर पर कोई न कोई बंदोबस्त कर देंगे। मैंने कहा, अब मेरा आपसे मिलना जरूरी तो नहीं। वो बोली, अगर तुम्हें मौका मिले स्नोडन तो तुम मेरे मुल्क में जरूर मुझसे मुलाकात करना। यहाँ तो तुम जानते हो कि मैं बेजारो मददगार हूँ, तुम्हारे इस एहसान का कोई सिला नहीं दे सकती। मैंने कहा, मैं आपके एहसान का सिला वसूल करने के लिए कभी आपके पास नहीं आऊँगा मैडम श्लायर। वो बोली, ओह, शायद तुमने मेरी बात से गलत मफहूम अखज़ कर लिया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तुम तो मेरे लिए फरिश्ता साबित हुए हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। डीन श्लायर को प्यार करने के बाद मैं उन लोगों से रुखसत होकर वहां से निकल आया। मुझे यकीन था कि काउंसलेट पहुंचने के बाद कम से कम मैडम श्लायर के सिलसिले में मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं और वो किसी न किसी तरह अपने वतन पहुंच ही जाएंगी। मसला अब फाइल के हुसूल का था और उसके लिए मुझे नए सिरे से अपने काम का आगाज करना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।